हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल जेई से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि आप मॉक टेस्ट समझ सकते हो, जिसमें आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, उनका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, डिटेल में देखिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का हम पहला क्वेश्चन जो है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट मल्टीमीटर। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि नॉट ट्रू, क्या सही नहीं है मल्टीमीटर। अब मल्टीमीटर अगर आपने पढ़ा होगा तो ऑप्शन के हिसाब से आप जल्दी से बता दोगे कि क्या इसमें सही है क्या गलत है। देखिए, पहला ऑप्शन जो दिया है, मल्टीमीटर कैन बी यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज। जो मल्टीमीटर होता है वो किस लिए यूज होता है? वोल्टेज के मेजरमेंट के लिए यूज होता है। तो सही है कि गलत, वो आप अपने हिसाब से बताइए। बी जो है वो क्या है, मल्टीमीटर कैन बी यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ पावर। तो ये सही है कि गलत? देखिए, मल्टीमीटर कैन बी यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। एंड फोर्थ ऑप्शन आपका है कि मल्टीमीटर कैन बी यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ करंट। अब देखिए, सबसे पहले आपको समझना है कि मल्टीमीटर का जो यूज है वह किस किस चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो मल्टीमीटर जो आपका होता है, जो मल्टीमीटर होता है वो आपका तीन चीज़ मेज़र करता है। ठीक है, जिसको आप क्या कहते हो, एवीओ कह सकते हो। एवीओ मीन्स हो गया एम्पियर, वी मीन्स वोल्टेज और ओ मीन्स ओम। यानी कि तीन चीज़ को मेज़र करता है। किस चीज़ को? एम्पियर यानी करंट को, वोल्टेज मीन्स वोल्ट को, और ओम मीटर मीन्स ओम यानी रेजिस्टेंस को। यानी तीन चीज़ आपकी मेज़र की जाती है मल्टीमीटर द्वारा। क्या क्या? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हो गया, उसके बाद आपका हो जाएगा वोल्टेज, वोल्टेज, और उसके बाद आपकी क्या हो जाएगी? करंट हो जाएगी, करंट। ठीक है, इन तीन चीज़ों को मेज़र करता है मल्टीमीटर। तो इसमें से आपसे क्वेश्चन में पहले ही पूछा था कि कौन सा करेक्ट नहीं है, यानी कि जो मल्टीमीटर से रिलेटेड नहीं है, जो सही नहीं है। तो मल्टीमीटर से रिलेटेड क्या है? सेकेंड ऑप्शन, यानी मल्टीमीटर कैन बी यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ पावर। लेकिन पावर का मेजरमेंट करने के लिए हमें मल्टीमीटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका मतलब फिर हम पावर को किससे मेज़र करते हैं? तो पावर मीटर को हम मेज़र करते हैं वाट मीटर से। किससे? वाट मीटर से हम मेज़र करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द पावर फैक्टर ऑफ ए स्पॉट वेल्डिंग मशीन इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक क्वेश्चन। ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। एग्जाम में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं जब आपको लगता है कि यार मैंने पढ़ा लेकिन याद नहीं है, लेकिन ऐसे छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखना है हमेशा कि स्पॉट वेल्डिंग में जो पावर फैक्टर हम लगते हैं उस मतलब कितना होना चाहिए, उसका अनुमानित वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि 0.3 से लेकर 0.5 इनके बीच में वेरी करता है। ठीक है, यानी स्पॉट वेल्डिंग के लिए आप जो भी यूज करते हो, ठीक है, स्पॉट वेल्डिंग आप यूज कर रहे हो तो स्पॉट वेल्डिंग में जो पावर फैक्टर होगा 0.3 टू 0.5 होगा, 0.3 टू 0.5। और आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये याद रखनी, कभी कभी एग्ज़ाम में जब आप बैठे रहो ना तो आपको ध्यान नहीं रहता कि लीडिंग होता है कि लैगिंग होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लीडिंग होता है कि लैगिंग। तो हमेशा याद रखिएगा कि जितनी भी वेल्डिंग होती है उसमें मैक्सिमम चीज़ें सब आपकी लैगिंग ही रहती हैं। लैगिंग का मतलब क्या होता है कि वोल्टेज और करंट के बीच में जो गैप होगा वो मतलब 90 डिग्री हो सकता है जब आइडियल केस की बात होगी। अदरवाइज़ अगर आप आइडियल की नहीं बात कर रहे हो तो लैगिंग का मतलब क्या होता है कि करंट जो होगी वोल्टेज से पीछे रहेगी, करंट वोल्टेज से पीछे चलेगी। ठीक है, तो कितना रहेगा आपको पता चल गया, 0.3 से 0.5 रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि द आयरन कोर मटेरियल यूज्ड एट हाई फ्रीक्वेंसी इन रेडियो सर्किट। अब रेडियो सर्किट में जो हम कोर मटेरियल यूज करते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी मतलब बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पर हम उनको यूज करते हैं। तो जब कोई भी चीज़ हाई फ्रीक्वेंसी पर यूज की जाती है तो उसको किस चीज़ से बनाया जाता है? ऑप्शन आप देख लो। ऑप्शन आपका है फेराइट, मटेरियल ऑफ लो परमेबिलिटी, मटेरियल ऑफ हाई परमेबिलिटी, या ए मटेरियल विच रिड्यूस इंडक्टेंस एज वेल एज लॉसेस। नहीं, ऐसे मटेरियल का तो हम बनाएंगे नहीं हाई फ्रीक्वेंसी जहाँ पे यूज करना, क्योंकि यहाँ पे ये फोर्थ ऑप्शन तो ऐसे ही रॉन्ग है। ठीक है, मटेरियल ये भी नहीं, आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फेराइट। यानी कि जहाँ पे जो आपका मतलब कोर बनी होगी जहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी आपको यूज करना है वो मटेरियल आपका बना होगा किससे? फेराइट से बना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि
2000 ohm 2 watt resistor are connected in parallel, their combined resistance value and watt rating are। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आराम से आप समझिए कि जैसे आपके पास दो रेजिस्टेंस है जिसका ओमिक वैल्यू कितना है 2000 है, यानी एक का 2000 एक का 2000, दोनों किस में कनेक्टेड है पैरेलल में, दोनों किस में कनेक्टेड है पैरेलल में। और उसके बाद उनकी जो रेटिंग दी गई है वह 2 वाट दी रखी है। सपोज़ आप देखो जैसे इस तरीके से आप बनाओगे, ठीक, ये आपका पैरेलल कनेक्शन हो जाएगा, ठीक। तो इनकी जो रेटिंग दे रखी है ये 2002 वाट, ये 2000 है, ठीक है। इसका भी 2002 वाट है, 2000 ओम 2 वाट है। अब देखिए इनका जो इक्विवेलेंट निकालेंगे वो कितना होगा। अब देखो बहुत आसान तरीका है आपको निकालने के लिए, जब भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिले पहले देखिए कि कनेक्शन जो पूछा जो दिया है वो क्या है, वो पैरेलल में दिया हुआ है कनेक्शन। तो अब जब पैरेलल में दिया हुआ होता है तो रेजिस्टेंस तो आप आराम से निकाल सकते हो कि आर इक्विवेलेंट जो होगा वो क्या होगा, R1 R2 अपान R1 प्लस R2, यही फॉर्मूला होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपको फॉर्मूला ही रखो फिर मल्टीप्लाई गुणा करो, सब कुछ नहीं। आपको पता है कि जो R1 बराबर R2 बराबर आपको 2000 दिया है, दो इतना दिया है, इसका मतलब R1 की वैल्यू भी 2000 है, R2 की वैल्यू भी 2000 है। तो जब पैरेलल में कनेक्शन होगा तो इनका इक्विवेलेंट निकालते हैं तो ये वैल्यू जो होती है वो आधा हो जाती है, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी दो रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हों, दोनों की वैल्यू सेम हो, तो उनका पैरेलल मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, आधा। आधा का मतलब कितना हो जाएगा, 1000 ओम। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर पता चल गई कि जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 1000 ओम होगा। तो यहाँ से आप देखो आपके दो ऑप्शन ही बचेंगे, दो तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। देखो मैं आपको ऑप्शन रिड्यूस करने का तरीका बता रहा हूँ कि ऑप्शन आपके दो तो पहले ही ख़त्म हो गए, दो ऑप्शन ख़त्म, दो ही बचे हैं। तो जब दो ऑप्शन बचे हैं तो आपको क्या करना है कि अब देखना है कि अब एक 2 वाट दे रखा है, एक 4 वाट दे रखा है, क्योंकि पावर भी आपको देखना है। अब देखिए कनेक्शन को बहुत ध्यान से देखिए, पैरेलल है, इसका मतलब P1 बराबर P2 बराबर 2, यही तो दिया है। P1 की वैल्यू भी 2 है, P2 की वैल्यू भी 2 है, ठीक है। P1 और P2 की वैल्यू 2 है। अब पैरेलल कनेक्शन जब होता है तो जो पावर होती है ना, पावर ऐड होती है। पावर क्या होती है, ऐड होती है। किस तरह से, जैसे कि आप सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ते हो उसी तरह से पैरेलल में हम पावर को जोड़ देते हैं। याद रखिएगा सीरीज में आप रेजिस्टेंस को इस तरह से जोड़ते हो, लेकिन ठीक है उसी तरह से पावर को हम पैरेलल सीरीज की तरह ही जोड़ेंगे, लेकिन जब पैरेलल कनेक्शन होगा। तो यहाँ पे कनेक्शन पैरेलल है इसलिए हम पावर को डायरेक्टली क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो P बराबर 2 + 2 कितना हो जाएगा, 2 + 2 आपका 4 वाट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया हुआ है, करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर जैसे आपका मान लो ये कनेक्शन अगर आपका सीरीज दिया रहता है तो 2000 कितना हो जाता, 2000 आपका 4000 हो जाता, तो आपका आर की वैल्यू तो पहले ही पता चल जाती। लेकिन जब इसकी बात आती, ठीक है, तो इसके लिए आपका तब फॉर्मूला ये लगेगा पैरेलल वाला। ऐसे जो रेजिस्टेंस आप पैरेलल में कनेक्शन का निकालते हो ना, तो फॉर्मूला आपका होगा P1 × P2 अपान P1 + P2। तो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है पावर से रिलेटेड। इस तरह से अगर आपका क्वेश्चन आए तो आप प्लीज़ मिस्टेक मत कीजिएगा, बहुत ही आसानी से बहुत प्यार से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि नेटवर्क हैज़ 2 AC सोर्स ऑफ डिफरेंट फ्रिक्वेंसी, ठीक है, विच मेथड ऑफ एनालिसिस कैन बी यूज टू फाइंड करंट एंड वोल्टेज ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस। तो देखिए आपके पास एक नेटवर्क है, उसमें 2 AC सोर्सेस लगे हुए हैं और दोनों की फ्रिक्वेंसी क्या है, डिफरेंट है। दोनों की फ्रिक्वेंसी क्या है, डिफरेंट है। तो कौन सा मेथड हम यूज करें जिसमें हमारा मतलब कि हर एक ब्रांच में दो सोर्स लगे हैं, तो हमारी मान लो अदर 1-2 ब्रांच है, तो उन 2 ब्रांच में हम कैसे वोल्टेज और कैसे करंट निकालेंगे। क्या किरचॉफ का वोल्टेज लगा के, किरचॉफ लॉ लगा के हम निकाल सकते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम या टेलीजेंस थ्योरम। अब आपको यहाँ समझना है, देखिए जब भी आप सोर्स आपके अलग अलग हों, जैसे एक मान लो आप DC सोर्स लगाए हो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपकी कोई सर्किट है, उसमें एक तरफ AC सोर्स एक तरफ DC सोर्स लगा हो, तो आप कैसे मतलब कैलकुलेट करोगे। किरचॉफ का लॉ तो आपका वहाँ पे वैलिड नहीं होगा ना, क्योंकि मतलब लगा नहीं पाओगे आप। उसके बाद थेवेनिन थ्योरम में आपको एक बनाना पड़ेगा, एक वोल्टेज या फिर अगर करंट सोर्स मतलब एक वोल्टेज सोर्स आपको मतलब बनाना होगा, ठीक है।
जबकि अगर दोनों सोर्स अलग हैं, दोनों की फ्रिक्वेंसी अलग है, तो आप थेवेनिन थ्योरम लगा ही नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि आप कैसे लगाओगे, आप एक वोल्टेज सोर्स बना ही नहीं सकते क्योंकि फ्रिक्वेंसी डिफरेंट है। इंटेलिजेंस थ्योरम हमारी इस काम में होती ही नहीं है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। सही क्या होगा? सुपरपोजिशन थ्योरम। अब देखो सुपरपोजिशन थ्योरम क्यों ही सही, क्योंकि क्यों यही सही होगी, क्योंकि सुपरपोजिशन थ्योरम में आप क्या करते हो कि सबसे पहले एक सोर्स को आप क्या करते हो, रिमूव करते हो। रिमूव करने का मतलब कि उसकी वैल्यू को जीरो कर देते हो। सिर्फ एक स्रोत के द्वारा आप क्या करते हो, करंट का फ्लो करवाते हो, पहला कंडीशन। फिर अगर मान लो दो सोर्स लगे हैं तो बारी बारी करके हम करंट फ्लो करवाएंगे, फिर उसके बाद उस करंट की डायरेक्शन देखेंगे, उस करंट में कौन सी डायरेक्शन में किधर करंट फ्लो हो रही है, उस हिसाब से जोड़ना है घटाना है वो हमें कर लेंगे। सेम डायरेक्शन में करंट जा रही तो जोड़ देंगे, डिफरेंट में है मतलब एक ऊपर से आ रही है एक नीचे से जा रही तो उसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए सुपर पोजिशन आपका सही होगा, क्योंकि इसमें दो सोर्स हैं तो मैं पहले एक को ऑन करूँगा, उसके द्वारा करंट निकालूंगा, फिर इसको ऑफ कर दूंगा, दूसरे को ऑन करूँगा, उसके द्वारा करंट निकाल लूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ओके, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये सर्किट एच ऐसे इंडक्टेंस ऑफ 2 हेनरी इफ द सर्किट करंट चेंज एट रेट ऑफ 10 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, 10 एम्पियर पर सेकेंड। अब देखिए 10 सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, एक परिपथ में 2 हेनरी का आपका प्रेरक तत्व यानी एल की वैल्यू जो दे रखा है वो कितना दिया है, 2 हेनरी दिया। देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन है और उसमें जो धारा का परिवर्तन हो रहा है, जो परिपथ की धारा है वो कितने दर से बदल रही है, तो 10 एम्पियर पर सेकेंड की दर से बदल रही है। तो उसमें जनरेट ईएमएफ की वैल्यू आपको बताना है। तो देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते ही रहेंगे। अगर आप देखोगे तो ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल डी आई अपॉन डी टी। तो आपको पता है एल भी आपको दिया है, डी आई अपन डी टी भी आपको दिया है। ठीक है, डी आई अपन डी टी की जो वैल्यू है 10 है और एल की वैल्यू जो है वो आपकी दी है, कितना दी है आपकी 2 हेनरी दी है। तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो ईएमएफ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एल मीन्स 2 डी आई अपन डी टी। ये देखो 10 एम्पियर पर सेकेंड मीन्स डी आई अपन डी टी दिया हुआ है, तो 10 कितना हो जाएगा 20। ईएमएफ की वैल्यू यूनिट वोल्ट होती है, यूनिट हमेशा याद रखिएगा। अब देखो अगर आप यहाँ से देखो, एक चीज़ और मैं बता दूँ, कभी कभी आ जाता है एग्ज़ाम में तो आप समझ नहीं पाते हो, फिर आपको लगता है कहाँ से आ गए, एल डी आई अपान डी टी। तो अगर यूनिट आपसे कभी कभी पूछ ले कि वोल्टेज की यूनिट क्या है, तो कभी कभी इसके हिसाब से यूनिट दिया रहता है, वोल्ट नहीं दिया रहता है। ठीक है, तो एल मीन्स क्या, हेनरी इंटू आई, डी आई मीन्स करंट, हेनरी एम्पियर अपान सेकेंड, हेनरी एम्पियर अपान सेकेंड। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आप देखोगे ये क्या हो गया, हेनरी एम्पियर अपान सेकेंड हो गया। अगर मैं सबकी यूनिट लिखूँ, ई की यूनिट वोल्ट बराबर हेनरी एम्पियर अपान सेकेंड। तो आपसे एक बार पूछा था कि जो ये हेनरी है ये एल की है यूनिट, एल मीन्स इंडक्टेंस, तो इंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी। एक बार आप देखना यूपीपीसीएल में या एसएससी जेई में आपसे पूछा गया था ये कि ये जो एल है ना इसकी यूनिट बताओ, तो ऑप्शन में हेनरी था ही नहीं। ऑप्शन में आपको क्या मिला था, ऑप्शन में आपका था ये वोल्ट होगा, ये सेकेंड होगा, अपान एम्पियर होगा। ठीक है, वोल्ट सेकेंड अपान एम्पियर, ये होगी यूनिट। देखो यहाँ से निकाला है, ये सेकेंड यहाँ आ गया, एम्पियर बटे में आ जाएगा, तो वोल्ट सेकेंड अपान एम्पियर ये यूनिट दिया था। तो उस टाइम दिमाग मान लो अगर आप देखे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अचानक से दिमाग तो काम नहीं करेगा ना, किसी फॉर्मूले से बना होगा, मान लो अगर कर गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर देखे रहोगे तो डेफिनेटली काम करेगा। तो इसलिए ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन को आप इग्नोर नहीं करना है, देख के चलना है, यूनिट का बहुत ख्याल रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि फाइंड द नंबर ऑफ पोल्स रिक्वायर्ड इफ द फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज एंड द स्पीड ऑफ द मोटर इज 500 आरपीएम। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है, एन एस बराबर 120 एफ अपान पी, यही वाला फॉर्मूला लगा देना है, आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो यही फॉर्मूला आप लगाओ 120 एफ हमें निकालना क्या है, देखिए फाइंड द नंबर ऑफ पोल्स निकालना है, तो पी को इधर भेज दो, तो पी इधर भेजेंगे तो 120 एफ अपान एन एस हो जाएगा। अब देखो कुछ नहीं करना, 120 गुणे एफ की वैल्यू 50 दिया है अपान 500, तो देखो हम कर देंगे, तो पी बराबर 120 गुणे
50/500, ठीक। तो ये जीरो कैंसिल, ये 5 से 5, तो 12 पोल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12 पोल आ जाएगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ़ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी टू द स्टेटर इज रिड्यूस द इंडक्शन मोटर गोज टू। अब देखिए क्या है कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी आपकी जो हो रही थी वो क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है। तो जो इंडक्शन मोटर होगा वो क्या होगा? इंक्रीज द टॉर्क, टार्क इंक्रीज हो जाएगा। रीजनरेटिव ब्रेकिंग यानी पुनर्योजी आरोधन में चला जाएगी। स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड ब्रेकिंग, या फिर इंक्रीज स्पीड ऑफ मोटर। तो क्या होगा? आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए और ध्यान से इसका जवाब दीजिए। तो क्या है कि द फ्रीक्वेंसी स्टेटर मोटर की रिड्यूस जब भी होती है तो उस कंडीशन में आपका जो मतलब कि इंडक्शन मोटर होगा वो किस में चला जाएगा? रीजनरेटिव ब्रेकिंग में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? रीजनरेटिव ब्रेकिंग में चला जाएगा, ठीक है। देखिए क्यों। अब देखिए क्या है इसका जो आंसर है, देखिए स्टेटर की आपूर्ति यानी कि जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी को घटाने पर इंडक्शन मोटर किस में चला जाता है? रीजनरेटिव ब्रेकिंग में चला जाता है। अब देखिए क्यों। रीजनरेटिव ब्रेकिंग में जो रीजनरेटिव शक्ति की आवृत्ति मुख्य सप्लाई की आवृत्ति के बराबर होना चाहिए। इसके लिए क्षेत्र कुंडली की मुख्य सप्लाई से उत्तेजित करना पड़ता है तथा पुनर्जनन धारा प्रयुक्त वोल्ट तथा फ्लक्स के विपरीत फेज में होना चाहिए, जिससे शक्ति को सप्लाई में वापस भेजा जा सके। क्षेत्र कुंडली का प्रयुक्त वोल्टा और सप्लाई वोल्टा में लगभग 90 डिग्री का फेज अंतर होता है। तो ऐसी छोटी छोटी बात है, इसको आपको याद रखना है। देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये यूनिवर्सल मोटर कैन बी ऑपरेट ऑन 220 वोल्ट डीसी एज वेल एज 220 वोल्ट सिंगल फेज एसी, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेम इन द टू केसेस। देखिए एक यूनिवर्सल मोटर है, आपको पता है कि यूनिवर्सल मोटर क्या होता है कि एसी एंड डीसी दोनों पे काम करता है। ये बहुत बेसिक बात है, इसमें आपको कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। और दोनों की सप्लाई वोल्टेज कितना दे रखा है? 220 वोल्ट दे रखा है, एसी है और चाहे डीसी हो, ठीक है। इतने पे आपका काम करता है। तो दोनों मामले में क्या चीज़ें आपकी बराबर होनी चाहिए? स्पीड क्या बराबर होनी चाहिए जी। पावर आउटपुट, हाँ जी, ये भी बराबर होनी चाहिए। तो आपको याद रखना है कि अगर यूनिवर्सल मोटर है, अगर आप उसको एसी चाहे डीसी किसी को भी चलाओ, अगर उनकी वोल्टेज की वैल्यू सेम है तो आपकी स्पीड क्या होगी? सेम होगी, और जो आउटपुट आपको मिलेगा वह सेम होगा। ये इसकी डिज़ाइन ऐसी होती है, यूनिवर्सल मोटर की जो है वो डिज़ाइन ही ऐसी होती है कि आप चाहे एसी पे चलाओ चाहे डीसी पे चलाओ, आपके स्पीड में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा और जो आउटपुट मिलेगा उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन अगर आपका वोल्टेज में अगर डिफरेंस है फिर आपका स्पीड भी चेंज होगी, आपका आउटपुट भी चेंज होगा। लेकिन आपको याद रखना है कि अगर वोल्टेज एसी और डीसी दोनों का सेम है तो उनके स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा और उसके आउटपुट पावर में भी कोई भी चेंज नहीं होगा। तो आपका जो ऑप्शन मतलब ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 30 का, ठीक है। चलिए उसके बाद मेगर इज एन इंस्ट्रूमेंट बाई विच कैन मेजर। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। तो इसमें कोई वो नहीं है, हाई रेजिस्टेंस को ये मेज़र करता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ याद रखिएगा, मेगर जो होता है ये इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई होता है। इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई होता है। यानी हम इसका यूज करते हैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए। कौन से रेजिस्टेंस को? इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए। और जो इंसुलेशन होता है उसका मतलब उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत हाई होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि हाई रेजिस्टेंस को मेजर करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है कि इन ए डोमेस्टिक केक बेकिंग ओवन द टेम्परेचर इज कंट्रोल बाई। देखिए जो डोमेस्टिक केक बेकिंग है उसमें जो वो भट्ठी लगी होती है, घरेलू केक बेकिंग ओवन में तापमान से मतलब क्या नियंत्रित किया जाता है? कैसे मतलब कि उसको हम कंट्रोल करते हैं? तो सीरीज पैरेलल ऑपरेशन से, या फिर ऑटो ट्रांसफार्मर से, या थर्मोस्टेट से, या वोल्टेज वेरिएशन से। तो ये बहुत ही मतलब ऐसा याद रखने वाला क्वेश्चन, आपको याद भी रखना चाहिए हमेशा कि जो बेकरी में हम जो ओवन जो भट्ठी होती है उसमें हम जो उसका टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं ना, वो हम करते हैं थर्मोस्टेट से। किससे करते हैं? थर्मोस्टेट से करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि इन ए प्लेस वेयर एसिड एंड एल्कालाइज आर प्रेजेंट द टाइप ऑफ वायरिंग यूज। यानी वह स्थान जहाँ पर अम्ल और क्षार मौजूद होते हैं तो वहाँ पे हम किस प्रकार की वायरिंग किया जाता है। आज के टाइम पे देखो वायरिंग से आपके एक आध दो क्वेश्चन आते रहते हैं,
चलिए याद रखिएगा कि आपको गलती ना हो, वायरिंग थोड़ा बहुत आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा कि कौन सी वायरिंग कहाँ पर यूज होती है, ठीक है। तो वहाँ पे हम लगभग यूज करते हैं कौन सी चीज़ें, हम मतलब कि जो वायरिंग का उपयोग करेंगे वो क्या होगा आपका, वो आपका होगा पीवीसी का, ठीक है। किसका होगा, पीवीसी होगा। चलिए, डिटरमाइन द करंट इन एम्पियर that flow through 15 ohm resistance when the potential difference between the terminal of the resistor is 60 volt। बताओ इससे बेसिक क्वेश्चन क्या होगा, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है V बराबर I इंटू आर से, ठीक है। क्योंकि आपको पता है V भी दिया है, वो R भी दिया है, I पता करना है, तो क्या इसमें कठिन है। I बराबर V बटे R, V 60 दिया है, R आपका 15 दिया है, तो 15 चौक को 60 हो जाएगा, तो यानी 4 एम्पियर आपका आ जाएगी करंट, ठीक है। कितनी एम्पियर आ जाएगी, 4 एम्पियर आ जाएगी आपकी करंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल एक्स एंड वाई ऑफ द नेटवर्क इज शोन। अब देखिए एक्स और वाई के बीच में कितना मतलब रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। अब देखो सबसे पहले ये जो आपको खाका दिख रहा है, ये आपको ये समझना है कि यह आपका पैरेलल में है, सीरीज में है, या फिर ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज अगर है, व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है कि जो बीच की भुजा होगी, जो बीच का ब्रांच होगा, यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होती, इसलिए हम इसको ओपन मान लेते हैं। क्योंकि करंट अगर नहीं फ्लो हो रही इसका मतलब ओपन सर्किट है, करंट अगर फ्लो हो रही है तो इसका मतलब उसमें कनेक्शन है। जहाँ करंट नहीं होती वहाँ पे सर्किट ओपन होती है, ठीक है। तो देखिए अब देखोगे कि अब एक चीज़, व्हीटस्टोन ब्रिज अगर बैलेंस है, इनबैलेंस है तब तो फिर आप इस तरीके से नहीं कर सकते, फिर इसमें करंट फ्लो होगी। अगर बैलेंस है फिर नहीं होगी। लेकिन बैलेंस का कंडीशन क्या है कि आप इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करो, अगर दोनों वैल्यू सेम आती है इसका मतलब बैलेंस है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, 30 का गुणा 5 में करेंगे 150 होगा, और 10 का गुणा 15 में करेंगे तब भी आपका कितना होगा, 150 ही होगा। तो इसका मतलब ये बैलेंस ब्रिज है। अगर बैलेंस ब्रिज है तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसमें कोई करंट ही नहीं, करंट जीरो है। इसका मतलब दो ब्रांच में एक करंट इधर जाएगी, एक करंट इधर, अगर हम इधर से फ्लो करवाएं तो आधा इसमें जाएगी, आधा इसमें जाएगी। तो ये करंट यहाँ से लेके यहाँ तक सेम होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक सेम होगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसका तो कोई मतलब नहीं है, ये दोनों सीरीज में होंगे और ये दोनों फिर सीरीज में होंगे। तो आप ध्यान से देखो कि 5 और 15 कितना होगा, 20 होगा, और उसके बाद 10 और 15 कितना होगा, ये 40 होगा। तो 20 और 40 इनका अगर आप पैरेलल कनेक्शन करो, अब देखो अब इसके बाद आपका जो न्यू फिगर बनेगा, न्यू फिगर, तो न्यू फिगर आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक, इस तरीके से ये होगा 20 और ये होगा 40। तो अब ये दोनों पैरेलल में है। पैरेलल का मैंने कंडीशन बताया है कि अगर दो हैं तो फिर आर इक्विवेलेंट आप निकालोगे तो R1 R2 अपन R1 प्लस R2 से ही करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। तो आर इक्विवेलेंट बराबर 20 गुणे 40 और 20 प्लस 40 यानी 60, तो कट जाएगा, 2 3 6, तो 40/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40/3। तो जो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया हुआ है 40/3। चलिए अब देखिए, अब इसमें जो आपका, ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा स्किप कर देंगे क्योंकि ये बिना कॉपी एंड पेन के बताया नहीं जाए, क्योंकि इसका प्रोसेस बहुत लंबा है, इसको सॉल्व करने में आपको काफ़ी लंबा जाएगा। ऐसे नहीं कि इसका सॉल्यूशन है लेकिन ये बहुत शॉर्ट फॉर्म में है, इसको आपको सॉल्यूशन करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कोशिश करो कि पहले सॉल्व ना करो, क्योंकि AC सर्किट का क्वेश्चन है। अगर लंबा क्वेश्चन है जिसमें लग रहा है कि आपको प्रोसेस बहुत लंबा होएगा तो आप प्लीज़ उसको उतना ज़्यादा फोकस ना करो, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, द पार्ट ऑफ आर्मेचर इलेक्ट्रिक सर्किट विच टेक एक्टिव पार्ट इन EMF जनरेशन आर, यानी कि EMF निर्माण में आर्मेचर विद्युत परिपथ के कौन से हिस्से सक्रिय भाग लेते हैं। तो देखिए, तो जो ऑप्शन दिया है आपका क्या दिया है, कॉइल साइड इनसाइड द स्लॉट, द ओवरहैंग्स, बोथ द कॉइल साइड इनसाइड द स्लॉट एंड द ओवरहैंग्स, द कम्यूटेटर सेगमेंट। अब देखिए आपको पता है कि जो आर्मेचर होता है मशीन का, उसमें आपका EMF जनरेट होता है, ठीक, और जो EMF होता है वो AC जनरेट होता है। अब यह EMF जो AC जनरेट हो रहा है, ठीक है, EMF जो AC जनरेट मतलब AC EMF जनरेट हो रहा है, ये कौन से भाग में ज्वाइन होता है, मतलब कि जनरेट होता है कौन से पार्ट में जनरेट होता है, क्योंकि आर्मेचर तो पूरा है,
अगर आप देखोगे तो ये आर्मेचर आपका पूरा है, ठीक है, जिसमें आपने कंडक्टर को प्लेस किया हुआ है। तो क्या पूरे कंडक्टर में आपका ईएमएफ जनरेट होता है? नहीं, सिर्फ उस कंडक्टर में, यानी कंडक्टर भी हम उसी को बोलते हैं जहाँ पे आपका ईएमएफ जनरेट होता है, बाकी आपका सिर्फ वायर है, ठीक है, क्योंकि ना तो वहाँ करंट होगी ना तो कुछ होगा, ठीक है। तो देखिए, द कॉइल साइड इनसाइड द स्लॉट, यानी कि जो स्लॉट के अंदर हैं सिर्फ उसी में ईएमएफ जनरेट होता है, बाकी बाहर जो हैंग्स हैं ना, द ओवर हैंग्स, उसमें नहीं जनरेट होता। तो किस में सिर्फ जनरेट होता है? द कॉइल साइड इनसाइड द स्लॉट, यानी स्लॉट के अंदर जो कॉइल होंगी, कॉइल साइड सिर्फ उनमें। देखिए जैसे ये देखिए, ये आप कुछ इस तरीके से अगर मान लो कॉइल आपने इस तरह से बनाया, तो कॉइल साइड का मतलब क्या हो गया कि सिर्फ ये, यानी जो मतलब कि उसके अंदर है, क्योंकि ये भी देखिए बाहर है और ये पोर्शन भी बाहर है, तो इसमें नहीं जनरेट होगा ईएमएफ। ईएमएफ सिर्फ आपका इस कॉइल साइड में जनरेट होगा, ठीक है, सिर्फ इनमें जनरेट होगा। तो ये बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है कि द स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन इंडक्शन मोटर इज नोन एज। तो बहुत ही आसान है, सिंक्रोनस स्पीड इसको बोलते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप आराम से देख के कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है द परमिसिबल वोल्टेज ड्रॉप फ्रॉम सप्लाई टर्मिनल, ठीक है, टर्मिनल टू एनी पॉइंट ऑन द वायरिंग सिस्टम शुड नॉट एक्सीड। देखिए क्या क्वेश्चन है कि प्रदाय टर्मिनल से, यानी कि जो सप्लाई टर्मिनल है, तार स्थापन प्रणाली की किसी बिंदु पर अनुमेय वोल्टापात किससे अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आप कहीं जो परमिसिबल वोल्टेज ड्रॉप है सप्लाई टर्मिनल पर, तो वायरिंग सिस्टम में किससे ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप नहीं होना चाहिए। चार जो मतलब मैक्सिमम वोल्टेज है 4% प्लस 1 वोल्ट आप वेरी कर सकते हो, 1% प्लस 1 वोल्ट, 3% प्लस 1 वोल्ट, जो कि आप वेरी कर सकते हो इतना, इनमें सही है। देखते हैं, चलिए डी ऑप्शन देख लेते हैं। तो डी ऑप्शन अगर आप देखोगे तो आपका क्या है, 2% प्लस 1 वोल्ट। तो यानी कहीं पे भी अगर आप वायरिंग कर रहे हो तो वहाँ पे जो परमिसिबल वोल्टेज ड्रॉप होता है वो 2% होगा प्लस 1 वोल्ट प्लस। अब देखिए 2% का मतलब क्या, यानी कि जितना वहाँ का वोल्टेज, सपोज जैसे 200 वोल्ट है, 200 वोल्ट, तो उसका 2%, 200 वोल्ट का 2% कितना होगा, 20 वोल्ट। अब 20 वोल्ट आप मतलब परमिसिबल कर सकते हो, कितना वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है। अगर आप समझ सकते हो तो प्लस 1 और कर लो, यानी 21 वोल्ट तक लिमिट है, इतना आप उसमें कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ सेमी कंडक्टर एज कम्पेयर टू कन्वेक्शनल स्ट्रेन गेज। यानी कि निम्नलिखित में से परंपरागत विकृति गेज की तुलना में अर्धचालक गेज का क्या लाभ नहीं है। यानी कि जो आपका कन्वेक्शनल स्ट्रेन गेज है, तो सेमी कंडक्टर गेज की तुलना में क्या लाभ नहीं है। तो देखिए क्या है, एक्सीलेंट हिस्टेरिसिस कैरेक्टरिस्टिक, लीस्ट सेंसिटिव टू टेम्परेचर चेंज, हाई फैटिज लाइफ, स्मॉलर साइज। अब देखिए जो आपका पूछा है, क्या पूछा है कि परंपरागत मतलब विकृति यानी कि कन्वेक्शनल स्ट्रेन गेज की तुलना में जो आपका सेमी कंडक्टर गेज का लाभ नहीं होता है, तो वो क्या होता है, तापमान परिवर्तन न्यूनतम संवेदनशीलता, यह लाभ आपको नहीं मिलता है। किसमें आपका पूछा गया क्वेश्चन में, परंपरागत विकृति गेज की तुलना में अर्धचालक गेज का क्या लाभ नहीं है। तो ये इसमें होता है कि ये टेम्परेचर वेरिएशन को बहुत जल्दी सेंस कर लेगा, इसकी सेंसिटिविटी अधिक होती है, जबकि जो आपका अर्धचालक यानी सेमी कंडक्टर गेज होगा, इसकी जो सेंसिटिविटी होती है वह कम होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इसेंशियली नीड डायरेक्ट करेंट। यानी कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको बहुत ही मतलब अनिवार्य, जिसको बोलते हैं कि अनिवार्य ही होगा क्या, डीसी, डीसी आपको अनिवार्य ही होगा। तो आपका होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है, जिसमें आपको अगर आपसे कभी कभी क्वेश्चन भी पूछता है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक, कभी कभी आपसे क्वेश्चन भी पूछता है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जो सप्लाई चाहिए वो कौन सी सप्लाई चाहिए, तो आपको बताना है डीसी सप्लाई वहाँ लगती है, ठीक है। कौन सी सप्लाई, डीसी सप्लाई वहाँ ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है द फैक्टर ऑन विच अर्थ रेजिस्टेंस वैल्यू डिपेंड्स ऑन।
यानी कि अर्थ मतलब कि अर्थ रेजिस्टेंस किस फैक्टर पर डिपेंड आपकी करती है, अर्थ रेजिस्टेंस की वैल्यू, कंडीशन ऑफ सॉइल, मॉइस्चर कंट्रोल ऑफ सॉइल, टेम्परेचर ऑफ सॉइल, या ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो देखिए रेजिस्टेंस जो होगा वो सब पे डिपेंड करेगा आपका, कंडीशन ऑफ सॉइल यानी कि जो मिट्टी है उसकी स्थिति क्या है, मॉइस्चर कंट्रोल ऑफ सॉइल, अब जो मॉइस्चर उसमें है कि नहीं है उसके ऊपर मतलब रेजिस्टेंस निर्भर करेगा, ज़्यादा मॉइस्चर है तो रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, कम होगा, कम मॉइस्चर है तो वहाँ पे रेजिस्टेंस आपका ज़्यादा होगा। टेम्परेचर ऑफ सॉइल, और जो टेम्परेचर है वहाँ का टेम्परेचर पे भी डिपेंड आपका करता है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आपका जो डी होगा यानी ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू, अब देखिए 1 यूनिट, जैसे आप देखोगे कि आपके घर पे अगर मीटर लगा हुआ होगा तो वहाँ पे आपको किलो वाट में कुछ नहीं बताना होता, वहाँ पे आपकी यूनिट चलती है कि ये 1 यूनिट आपकी बिजली खपत हुई या 2 यूनिट हुई या कितनी यूनिट हुई, उससे आपको पता चलता है। तो 1 यूनिट जो होता है वो कितने के बराबर होता है, तो अब देखिए अगर आप देखोगे तो 1 यूनिट आपका होता है 1 किलो वाट आवर, यानी 1 किलो वाट आवर के बराबर होता है, 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है, ठीक है। यानी आप कह सकते हो कि वाट आवर में अगर आपसे पूछ ले तो 1000 वाट आवर के बराबर होता है कितना, 1 यूनिट। 1 यूनिट आपका किसके बराबर होता है, 1000 वाट आवर या फिर 1 किलो वाट आवर के बराबर होता है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।